बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट बातें करूं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को जो ARY के सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए सादा लिबास में कोई 20 से 30 के दरमियान लोग गए, कुछ 10-11 गाड़ियां गई। 2 लोग FIA के बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म में थे और बाकी सादा लिबास में लोग थे। यह भी कहा जा रहा है कि उन पे कोई 2003 में कुछ 4-5 करोड़ रुपया गलत डॉक्यूमेंट दिखा के बैंक से कर्जा लेने का कोई इल्जाम था, जो 2003 में था। उस पर गिरफ्तारी अब डाल दी गई है। आज दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की गई बड़ी हाई प्रोफाइल, और उसमें कहा गया पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, सारी आजादियां हैं, यहां किसी को कोई खतरा नहीं है। और 10-11 घंटे गुजरते हैं और एक बड़े साफी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मुझे एक साजिश इसलिए लग रही है कि पाकिस्तान में जितने प्रो एस्टेब्लिशमेंट साफी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आप एक एक नाम ले लें, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ का देख लें, इवन जमील फारूकी का देख लें, आप मोहित पीरजादा को देख लें जिन पे FIR करवाई, आप बाकी जितने लोग, जितने प्रो एस्टेब्लिशमेंट साफी, सब पे ये किया जा रहा है। क्या जानबूझ के इदारों के खिलाफ किया जा रहा है लोगों को? ये कौन साजिश कर रहा है, हमें जरा पता चले, क्योंकि मुझे तो ये एक पक्की साजिश नजर आ रही है कि कौम को इदारों से लड़वाना है, और ये साजिश कुछ लोग बैठ के इदारे की आड़ लेके खुद रचा रहे हैं। इन लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। और इसके लिए जो आज कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, वहीं से शुरू करते हैं। अरशद शरीफ ने शीरी मज़ारी को मैसेज करके क्या बताया था, मैं चाहता हूं ये आप क्लिप सुने। ये आज उनको जो जवाब दिया गया है, मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ये क्लिप सुने ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। फिर मैं आपको अरशद शरीफ की अपनी जुबानी सुनाऊंगा कि अरशद शरीफ को खतरा था या नहीं था। ये तीन कह रहा हूं, ये कौन से कातिल तो अरशद शरीफ के पीछे थे? असासिन का लफ्ज अरशद शरीफ ने इस्तेमाल किया कि मेरे पीछे आ गए हैं। तो ये जरा सुने ताकि आपको पता चले कि गेम क्या चल रही थी। और मैंने ये कई दफा इंटरव्यूज में कहा है कि उस पे हेड मनी टेररिस्ट को दी गई है। मैं अब ये नहीं इल्जामात लगाना चाहती किसने दिए हैं, सबको पता है कौन उसकी आवाज चुप कराना चाह रहा था। उसने कहा दे हैड सेंट assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. और खान साहब ने खुद भी कहा मैंने उससे वार्निंग दी थी। Too many players local with international nexus. बाकी फिर हमारी पर्सनल बातें हुई। उसके बाद 1 अक्टूबर के लगभग वो वापस व्हाट्सएप पे आया और उस वक्त भी बातचीत हुई। और मैंने उस वक्त सिर्फ इतना पूछा था कि तुम जो वीलॉग हरोस कर रहे हो और जो बैकग्राउंड तुम्हारा है, अगर तुम हाइडिंग में हो तो उस बैकग्राउंड से लोग ट्रेस ना कर लें तुम किधर हो। मुझे क्या पता था कि ऑलरेडी लोगों ने ट्रेस कर लिया था। लेकिन ये कहना, एक शख्स जिसने आर्मी पे इतनी वीडियोस और प्रोग्राम्स बनाए, जिसके मुझे याद है अभी तक वो दिन व्हेन हिज फादर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, और फिर उसका भाई जो आर्मी मेडिकल कॉर के डॉक्टर थे, आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ। वो दिन मुझे अभी तक याद है जब इनके घर गई। इतनी इन्होंने सैक्रिफाइसेस दी, और आप आज बैठ के कह रहे हैं जी कोई थ्रेट ही नहीं थी अरशद शरीफ को, नहीं तो वो मुझे बताता उसको कौन थ्रेटन करता उसके फैमिली में। तो ये तो सही बात है, गाजी और शहीद भी बहुत हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। खैर इज्जत तो आपने क्या दिखाई, उसकी शहादत आपने करवा दी। उसको ब्रूटल टारगेटेड मर्डर जिसने भी किया है वो वही है जिन्होंने थ्रेटन किया। और अब हमारे इदारे कह रहे हैं जी कोई थ्रेट ही नहीं थी, यानी कि ऐसे ही वो चला गया। अब पता। तो ये आपने सुन लिया, आपके सामने है। ये अरशद शरीफ की उस्ताद थी, टीचर थी। अरशद शरीफ इनकी बहुत इज्जत करते थे और इनसे राब्ते में थे मुसलसल। बाकी उन्होंने आपको बता दिया कि कौन से असासिन जो अरशद शरीफ के पीछे गए थे। कैसे आप ट्विस्ट कर रहे हैं, इमरान खान पे डालने लगे हैं। अभी आपको और बताते हैं कुछ चीजें। नाजरीन, आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। अरशद शरीफ से किसी को क्या तकलीफ थी, क्या मसला था, वो आपको सुनाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे कुछ लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूं। अरशद शरीफ के कुछ सवालात थे, पहले हम वो सुन लें, फिर मैं आपको अगली चीज बताता हूं। वो कौन था जिसने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान से कबल ही अमरीकी अखबार को कहा कि अमरीका को पाकिस्तानी अड्डे देने के मामला तय हो गए हैं? वो कौन था जिसने मुल्क में
सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया है, उनका भी हमें पता है। तो वो कौन था जिसे अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने का कह रहा था? प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? वी बिलीव वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा था कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला उनका साथी फैसला था? वो कौन था जिसने इमरान खान की वर्कर्स को दी गई कॉल के बाद डी चौक को सील करवाया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? वो कौन था जिसने 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के गेट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाने का हुक्म दिया? जब ये तो कुछ अरशद शरीफ ने सवाल किए हैं, बाकी कुछ रह गए हैं, वो भी उन्होंने किए हुए हैं। वैसे मैं आपको अपनी जुबान में बता देता हूं, वो कौन था जिसने सबके नाम स्टॉप लिस्ट में डलवाए? वो कौन था जिसने रात को 12 बजे अदालतें खुलवाई? इन सवालों का जवाब हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने ना लिए तो कोई और लेंगे इंशाल्लाह ताला। कितनों को मारेंगे आप ये भी देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं, आपको एक और दिखाता हूं कि ये कहते हैं कि अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था। तो अरशद शरीफ की अपनी जुबानी सुन लें कि खतरा था यानी, और ये तब की बात है जब अरशद शरीफ मुल्क में नहीं थे। फिर आपको मजीद भी बताता हूं, ये जरा सुने क्लिप अरशद शरीफ की अपनी जुबानी। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक ख़त लिखा था, और ये ख़त जब मैंने आपको जब लिखा था, इसकी जो तारीख़ है वो तारीख़ है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब 12 जुलाई 2022, और उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। और इस ख़त में मैंने आपको मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था, और ये मैं आपके सामने इस ख़त का ये अक्स रख रहा हूँ कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्वस करने का प्लान बनाया है। ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये ख़त आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए, और मैंने इसमें नाम क्या लिखे थे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब। उसके बाद आप खुद देख लेंगे ये वाक़यात हुए, और अभी भी जो बचत हुई है हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। काशिफ अब्बासी ने आज गवाही दी है इस चीज की कि हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, वहां अरशद भी थे, और वहां बात हुई, फैसला हुआ कि कोई साफी किसी शहर चला जाएगा, कोई किसी शहर चला जाएगा। अरशद शरीफ जब बाहर मुल्क छोड़ के गए, 9 अगस्त आई थिंक बता रहे थे वो, अमाद यूसुफ को तो उसी रात गिरफ्तार कर लिया था ARY के, जो उन्हें फिर मारा गया, तशद्दुद किया गया, उनसे क्या क्या उगलवाया गया। तो क्या अरशद शरीफ पाकिस्तान में रहते जिन्हें कोई खतरा नहीं था, जिन पे 16 FIR थी? जिस पे 16 FIR होती है उसे कोई खतरा नहीं होता क्योंकि ये नाजायज FIR है। क्या किसी को नंगा करके मारा जाए, करंट लगाया जाए, जिनसे तशद्दुद किया जाए, ये कोई खतरा नहीं है। सिर्फ किसी को कत्ल करना नहीं होता। आदम सवाती को सुने, वो कहता है मैं उसी दिन मार गया था जिस दिन मेरे कपड़े उतारे गए थे। इज्जतदार शख्स मर जाता है उस दिन जिस दिन उसके कपड़े उतारे जाएं। अरशद शरीफ ने अपनी इज्जत गंवाने से इनकार कर दिया था। वो कहता था कि मैं इज्जत की मौत चुन लूंगा लेकिन तुम्हारे हाथों अपनी इज्जत नहीं गंवाऊंगा, कि तुम मुझ पे तशद्दुद करो नंगा करके। अरशद शरीफ को कबूल नहीं था, वो इज्जतदार इंसान था। आप कहते हैं उसको कोई खतरा नहीं था। ये एक गवाह नहीं है इस खतरे का, बहुत सारे गवाह हैं। अरशद शरीफ ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ भी बताया हुआ था, बहुत कुछ अरशद शरीफ ने नहीं भी बताया था, लेकिन जो लोग अरशद शरीफ को जानते हैं उन्हें पता है, जो बंदा 20-22 साल से इदारों को कवर कर रहा हो उसके बड़े लिंक्स होते हैं। आज DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इकरार किया है कि हमारे भी जूनियर बहुत सारे लोगों से राब्ता था अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ के तो लिंक्स थे, उन्हीं लिंक्स में से ही किसी ने अरशद शरीफ को बताया था असल थ्रेट का। अब ये बात सामने आ रही है। अरशद शरीफ के बड़े जराए थे, बड़े सोर्सेज थे। अरशद शरीफ जो बात करते थे वो जितनी मुलाकातें इनकी खुफिया हुई हैं ना, सब ज्यादा अरशद शरीफ ने बेनकाब की हैं शहबाज शरीफ की। हर मुलाकात, गोल्फ कोर्स में किससे मुलाकात हुई, आर्मी हाउस, फलां फलां फलां, जहां जहां शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ के जाता था, इधर उधर बुरकों में जाता था, सबसे ज्यादा अरशद शरीफ ने इसके बारे में बात की, क्योंकि उन्हें पता होता था, उनके सोर्सेज थे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने उसे भेज दिया बाहर।
ارشد شریف کسی کی بات نہیں سننے والا بندہ تھا, وہ اپنے فیصلے خود کرتا تھا, اور آج بڑی زبردست بات کی ہے فواد چودھری نے آئی تھنک کی ہے. ارشد شریف اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے نہیں گئے, ارشد شریف پہ پابندی لگا دی گئی تھی, وہ ARY پہ نہیں, انہیں نکال دیا گیا تھا اور ان پہ پابندی تھی, وہ کسی اور چینل پہ نہیں جا سکتے. ارشد شریف کو پتا تھا یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کے لیے, وہ صرف بولنے کی آزادی کے لیے ملک سے باہر گئے تھے, جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے. جان ان کو پتا تھا خطرہ ہے, ان کو یہ پتا تھا ان کو ماریں گے, ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے, جو بھی وہ باہر گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ بولنے کے لیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی لیے باہر ہیں. صابر شاکر بھی جان کے خوف سے باہر نہیں ہے, بولنے کی وجہ سے باہر ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بولیں ان طاقتور لوگوں کے خلاف. ہم جیسے بہت سارے لوگ اس وجہ سے اصل میں اس وقت ملک سے باہر ہیں, کیونکہ یہ چاہتے ہیں ساری آوازیں بند ہو جائیں اور باقی سارے ڈر کے ویسے ہی وہ بھیڑ بکری ہیں چپ کر جائیں گے اور بس ہمارا یہ کام بھی چل جائے گا. تو جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک جان ہے, تب تک ہم بولیں گے. باقی کوئی اور یہ علم اٹھا لے گا انشاءاللہ تعالی بعد میں, لیکن یہ آپ کے سامنے حقائق رکھنا بڑا ضروری ہے. آج حماد اظہر نے پھر دوبارہ توجہ دلائی ہے کہ یہ کیا کہ کرپشن کے کیسز بھی ختم اور سارے لوگ ان سے جڑے ہوئے اتفاق سے مرتے جا رہے ہیں, سب کچھ اتفاق ہے. یہ ذرا سنیں. محض ایک اتفاق ہے کہ شریف خاندان کے جتنے کرپشن کے کیس ہیں ان کے گواہان جو ہیں وہ قدرتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اٹھائے جا رہے ہیں اور جو ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے, یہ پتہ نہیں کون اٹھا لیتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف شہید, جو کہ انڈسپیوٹڈلی پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ تھا, انڈسپیوٹڈلی, اس کے پائے کا جرنلسٹ شاید پورے خطے میں کوئی نہیں ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ اسے ملک سے فرار ہونا پڑا اور اس کو شدید دباؤ میں رکھا گیا, لیکن پھر پتہ نہیں اس کو کینیا کی پولیس جو تھی وہ اس نے غلطی سے مار دیا. تو دیکھیں, اب آپ مجھے بتائیں کوئی لاجک بنتی ہے کہ چوروں کے دفاع میں ادارہ اپنے آپ کو بدنام کر رہا ہے؟ میں سمپل حل بتا دیتا ہوں, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, ہماری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں, کڑوی لگ رہی ہیں, ہم ملک کے لیے اتنا شور ڈال رہے ہیں, میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ شور ڈالنے کا, ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اگر شفاف الیکشن ہوں اور عالمی مندوبین, غیر جانبدار مندوبین یہ ڈکلیئر کر دیں کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارے کی پوری عزت بحال ہو جائے گی. چند افراد جن کی وجہ سے ادارے اور عوام میں خلیج پیدا ہونے کا خطرہ ہے, ان کی غلطیاں بھی عوام بھول جائے گی اگر شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. کوئی لاجک نہیں کہتا کہ کیوں چوروں کے ساتھ ادارہ اپنے آپ کو نتھی کر کے بدنام ہو رہا ہے. صرف ایک وجہ ہے, امریکہ اور اسرائیل اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. میں نہیں مان سکتا کہ صرف ویڈیوز کی وجہ سے کوئی اتنے بلیک میل ہو گئے ہیں لوگ, یہ ماننا ممکن نہیں ہے. ویڈیوز کی وجہ سے ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں, ملک کی ایسی وارڈ لگائی جاتی ہے چند ویڈیوز کی وجہ سے کچھ شخصیات اگر بلیک میل ہوئی ہیں تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے, اس پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے. بہت بڑے لیول پہ پلان ہے, اس لیے عوام سے ٹکر لی گئی. عوام سے کبھی ادارے نے ٹکر نہیں لی. مارشل لا بھی لگا ہے تو عوامی حمایت کے ساتھ لگا ہے ہمیشہ. زیادہ تر اس ملک میں جو مارشل لا لگا ہے عوام ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ریسنٹلی ابھی مشرف کا مارشل لا ہمارے عوام ساری مشرف کے ساتھ ہو گئی تھی. سب نواز شریف کے جانے پہ مٹھائیاں کھا رہے تھے, حالانکہ اس کو 2 چاہیے اکثریت ملی تھی سال ڈیڑھ پہلے. تو یہاں پہ ہمیشہ بڑے فرینڈلی مارشل لا لگتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے اس قدر خلاف جا رہے ہیں. کوئی تو بڑا گول ہے نا جو اچیو کرنا چاہتے ہیں. عوام کو خلاف کر کے نفرت پیدا کروا کے آپ اگر گول کو اچیو کر لیں گے تو ملک کیسے بچے گا, آپ مجھے بتائیں. اور ایک اور آخری بات کرنے لگا ہوں, یہ صرف ضمناً بات ہے. ناظرین, انہوں نے نا 10-12 سال جمہوری حکومتیں برداشت کر لی ہیں, سو کال جمہوری حکومتیں. یہ بھی ایسی سسٹم ہے جس میں یہی کنٹرول کرتے ہیں, لیکن ان کو میرے خیال میں جیسے نہیں لوگوں کو کھرک آتی, ان کو مارشل لا آیا ہوا تھا, بڑے زور سے آیا ہوا تھا, تو انہوں نے لگا دیا ہے. بات مجھے تو یہی وجہ سمجھ آ رہی ہے, اس کا کوئی مجھے لاجک سمجھ نہیں آتا. کوئی دلیل مجھے دے کے سمجھا دے کہ پاکستان کا بھلا کیسے ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والا اسحاق ڈار لا کے اور منی لانڈرر شہباز شریف کو لا کے اوپر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے جی کہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے. کوئی لاجک ہے؟ مارا جا رہا ہے لوگوں کو, ڈھونڈا جا رہا ہے, پاکستان میں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, جو ملک سے باہر ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. کس لیے آخر کیا جا رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو بالکل بیفلڈ ہو گیا ہوں. بہرحال اب صبح لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, پوری قوم کو اس میں شرکت کرنی چاہیے آزادی کے لیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی سیاستدان کو وزیر اعظم بنانے یا کسی کو ہٹانے کی جنگ نہیں ہے, یہ حقیقی معنوں میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی جنگ ہے جو ہمیں نہیں دیے گئے 75 سالوں میں, جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا. ہمارا آئین جس کا وعدہ کرتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے نکلنا ہے. ضرور باہر نکلیں,
اپنا حق حاصل کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی